वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ अनिशो अकेडमी। आज हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक भारतीय संविधान और राजनीतिक सिद्धांत का चैप्टर सेकंड शुरू करने जा रहे हैं। भारत के संविधान में अधिकार, ये इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। शुरू करते हैं इसे। पहले देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अधिकारों का विकास, कि अधिकारों का विकास कैसे हुआ, अधिकार क्यों जरूरी है, संविधान में जो अधिकार है उसे कहाँ से लिया गया, कैसे उसका समावेशन किया गया, भारत में जो मौलिक अधिकार है वो कितने हैं और किस किस तरह के, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकारों की देखरेख करने वाली एजेंसियां कौन सी है, भारत में कौन से आंदोलन करे गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या डिफरेंस है इसे भी देखेंगे। संपत्ति का अधिकार जो अब नहीं है उसे क्यों हटा दिया गया इस पर डिस्कस करेंगे। मौलिक अधिकारों में कटौती की जा सकती है नहीं, और मूलभूत ढांचा क्या होता है। ठीक है, तो मूलभूत ढांचे में जो टॉपिक होते हैं बेसिकली हम सारे डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट, आर्टिकल 21, ठीक है, स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। मौलिक कर्तव्य टोटल 11 हैं, इसे भी डिस्कस करेंगे कि मौलिक कर्तव्य क्या है, क्यों है, किस लिए जरूरी है। शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, अधिकारों का विकास। तो अधिकारों का विकास शुरू करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि अधिकारों का विकास आया कहाँ से। तो जैसे कि आपको पता होगा कि 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना होती है। इसे उस समय यूएनओ कहते थे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अब इसे यूएन कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र। तो यूएन द्वारा 13 दिसंबर 1948 को एक प्रपोजल रखा गया था जिसे बेसिकली एक्सेप्ट कर लिया गया था। ये प्रपोजल था ह्यूमन राइट डे का, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस का ये प्रपोजल था। ये दिवस क्यों शुरू किया गया था, इसे शुरू करने की वजह थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी मानव हैं, लगभग विश्व में 720 करोड़ की जनसंख्या है, जैसे कि आपको पता होगा। तो हर मानव के अपने अधिकार होते हैं। जैसे कि आपको पता है जो मानव है वो जन्म से स्वतंत्र प्राणी है, वो जो चाहे वो कर सकता है। तो उन्हीं मानव की भलाई के लिए, उन्हीं के अधिकारों की रक्षा के लिए मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो पहले एक छोटी सी बात करते हैं ह्यूमंस के ऊपर, मानव के ऊपर। जैसे कि आपको पता होगा कि जो राजनीति के जनक थे जिन्हें हम अरस्तु कहते हैं, एरिस्टोटल, ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूं, अरस्तु, इंग्लिश में इन्हें कहते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी ह्यूमंस के ऊपर, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि मानव स्वभाव से जंतु के समान है, ह्यूमन इज अ एनिमल बाय जस्ट नेचर। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपको पता होगा मानव एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने ज़रूरतों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। एरिस्टोटल का मानना था कि मानव को छोड़कर लगभग ऐसे दो तरह के व्यक्ति होते हैं जिन्हें कभी भी किसी अधिकारों की जरूरत नहीं होती। वो दो व्यक्ति कौन होते हैं, वो दो व्यक्ति हैं, एक गॉड और एक बीस्ट, एक भगवान और एक जानवर। ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कभी भी किसी अधिकार की जरूरत नहीं होती, किसी भी तरह के रूल्स की जरूरत नहीं होती। ये वो करते हैं जो ये करना चाहते हैं। देखो भगवान, पता है, इस पर डिस्कस करने वाली कोई बात नहीं है। बीस्ट, जानवरों के लिए कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं होते, ठीक है। तो मानव के लिए रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, जिसके लिए हर साल 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, कौन कौन से राइट्स आते हैं ह्यूमन राइट्स के अंदर, इसे एक बार डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखे हैं राइट्स, एक मिनट, फ्रीडम, स्वतंत्रता का, इक्वालिटी, समता का, पीस, शांति, डिग्निटी, मर्यादा, जिसे आप गरिमा कहते हो, रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि सारे कानून के समान है, जस्टिस, ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल जस्टिस, और होप। देखो आप लोग भी होप रखते हो हर चीज़ से लेकर कि हम एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे या हमें ऐसा प्लान करना चाहिए, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें सारी चीज़ें देता है। अच्छा, अधिकारों का महत्व क्या है, संविधान में अधिकारों को कहाँ से समावेश किया गया, कहाँ से लिया गया, हम डिस्कस करते हैं। देखो जो अधिकार है वो मानव द्वारा स्वीकार किया जाता है, सिंपल सी बात है। अगर आप अधिकारों को मानो ही ना तो अधिकार कहलाएंगे ही नहीं। जब तक आप किसी चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लाई नहीं करोगे, अगर आप किसी चीज़ को अपनी लाइफ में मानोगे नहीं तो आपके अधिकार कैसे बनेंगे। जैसे कि आपको पता है कि आप जब पर्टिकुलर स्कूल में जाते हो आपको ड्रेस पहनना होता है, कॉलेज में होता है आपको किसी ड्रेस की नीड नहीं होती, या आप किसी जगह पे घूमने जाते हो तो आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हो। अगर सभी के सभी उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना रोक दें, छोड़ दे उसे, तो क्या होगा, एक तरह का ऐसा शासन शुरू हो जाएगा जहाँ पे हर ताकतवर एक दूसरे कमजोर को हरा देगा। तो अधिकारों का होना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति में छिपे हुए गुणों के विकास के लिए
अधिकार आवश्यक है। आप अपना विकास कब करोगे? जब आपके पास अधिकार होंगे। आपके पास बहुत अच्छा टैलेंट है, आप बहुत अच्छा बोल सकते हो, अगर आपको बोलने ही ना दिया जाए तो वो आपका अधिकार किस काम का? किसी काम का नहीं है। मानव की गरिमा की रक्षा तथा स्वतंत्रता व सामाजिक प्रगति की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो मानव अपने आप को कैसे सामने रख सकता है? जब उसे बोलने का अधिकार होगा, जब उसे समाज में बराबरी का अधिकार होगा। जब उसे समाज में बराबरी का अधिकार ही नहीं होगा तो अपने विचार को किस तरह से किसी के सामने रख सकता है? ओके, लोकतांत्रिक देशों में नागरिक अधिकारों का होना अत्यंत आवश्यक है। तो लोकतांत्रिक देश होने का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब ही होता है, जिसे हम इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमो का मतलब होता है पीपल, क्रेसी का मतलब होता है रूल। ठीक है, अ रूल ऑफ अ पीपल कॉल्स अ डेमोक्रेसी। अगर लोगों को बोलने की आज़ादी ना हो, लोगों को अपने विचार रखने की आज़ादी ना हो, तो वो किस तरह का शासन होगा? तो लोकतंत्र एक ऐसा शासन होता है जो जनमत के आधार पर चलाया जाता है। जनमत के आधार पर मतलब जनता की विचारधारा पे, जनता की जरूरत के हिसाब से चलाया जाता है। जनमत अथवा लोकमत के आधार पर चलाया जाता है। जैसे कि आपने आए दिन देखा होगा, हमारे यहाँ मीडिया होती है, तरह तरह की डिबेट्स करवाती है, तरह तरह के पॉलिटिशियंस आते हैं, वो आके अपनी विचारधारा रखते हैं, और गलत होता है तो उसे अपोज किया जाता है, ठीक होता है तो उसे अप्रिशिएट किया जाता है। तो इन चीज़ों से हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ सबों को बराबर अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर, टेलीविज़न हो गया, तो ये काफ़ी अच्छे हैं, जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ देश विदेशों में क्या चल रहा है। ओके, अधिकार सरकार की मनमानी शक्तियों और कार्यों पर रोक का काम करते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है। जैसे कि आपको पता होगा कि अधिकार क्या करते हैं? जो सरकार की शक्तियाँ होती है, जो मनमानी होती है, उस पर रोक लगाते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होगा? सरकार का मन चले तो सरकार क्या करेगी? अपनी मनमर्जी से किसी को भी उठा के जेल में डाल देगी, किसी के भी अधिकारों का हनन करेगी। तो सरकारों के ऊपर भी बंदिशें लगाई जाती है। वो किसके? वो लगाई जाती है संविधान के अकॉर्डिंग। ठीक है, मौलिक अधिकारों को संविधान में संशोधन करके ही बदला जा सकता है। जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपको संविधान में कुछ भी चेंज करना है तो आपको एक उसका प्रोसेस है, उस प्रोसेस से होकर जाना पड़ेगा, जिसे आर्टिकल 368 कहते हैं, 368 संशोधन, अमेंडमेंट करने के लिए आपको प्रॉपर वे में पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से। ठीक है, जब कोई बिल पास होगा, जब जाके वो चेंज होगा। तो हमारे यहाँ एक अच्छा प्रॉपर स्ट्रक्चर है हर चीज़ को लेकर। ओके, अधिकार क्या है? अधिकार अन्य व्यक्तियों और निजी संगठनों से भी खतरा हो सकता है। देखो, अब क्या होता है, समटाइम आपने देखा होगा कुछ एनजीओज होते हैं। अब वो एनजीओज बनाए तो सोसाइटी वेलफेयर के लिए जाते हैं, बट वो सोसाइटी से अलग कुछ काम कर रहे होते हैं। जैसे आपने बहुत सारे एनजीओ सुने होंगे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, फीमेल से प्रोस्टिट्यूट का वर्क करवाते हैं फोर्सफुली। तो ऐसे एनजीओज के होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है सारे एनजीओज ऐसे होते हैं। बहुत से एनजीओज होते हैं जो बहुत अच्छा वर्क करते हैं, कुछ एनजीओज होते हैं जो गलत काम भी करते हैं। ठीक है, तो इनके अधिकार पर भी रोक लगाने का काम सरकार का है, क्योंकि देखो ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि इनका फंक्शन सरकार से बिल्कुल अलग है, बट सरकार का काम बनता है कि इनके साथ मिलकर ही मानव कल्याण को बढ़ावा दिया जाए। मौलिक अधिकार और निजी व्यक्तियों की मनमानी पर रोक लगाना। ठीक है, अब ऐसा थोड़ा ना कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल बहुत पैसे वाला है तो वो कहेगा नहीं, मेरे आसपास तो जो गरीब दिखेगा मैं उसे मार दूंगा। ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 सबको देता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। ठीक है, उदाहरण के लिए आपने देखा होगा इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी, छुआछूत को प्रैक्टिस किया जाता है, जिसके लिए हमारे यहाँ पे एक्ट भी है, SC/ST एक्ट, OBC एक्ट। ठीक है, ऐसे हमारे यहाँ बेसिकली 3 एक्ट है। मैं आपको बताता हूँ, एक जैसे कि 1955 का एक्ट है, ठीक है, 1989 का एक्ट है, और एक 1992 का एक्ट है, SC/ST OBC एक्ट। इन एक्ट्स के अकॉर्डिंग अगर आप किसी को जाति सूचक बेसिस ऑफ अ कास्ट गाली देते हो तो आपको सजा भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, न्यायालय द्वारा अधिकार लागू कराए जा सकते हैं। तो आपको पता होगा, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो। आपके 5 रिट्स होते हैं आपके पास। ठीक है, उन रिट के माध्यम से आप अपने कानूनी अधिकारों को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। यहाँ पे देखो, जो अधिकार है, अधिकारों को इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। देखो, जो फंडामेंटल राइट्स है ये जस्टिशिएबल है। इसके लिए आप जा सकते हो कोर्ट के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास। आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जा सकते हो। ठीक है, आप पे 5 तरह के रिट होते हैं। एक हीवियस कॉर्पस होता है, एक मैंडेमस होता है, एक सर्चुरी होता है, एक क्यो वारंटो होता है। ठीक है, और एक प्रोविएशन होता है। इन 5 रिट्स को हम डिस्कस करेंगे ढंग से। ठीक है, ओके, हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के अधिकारों की। संविधान में किस तरह के वहाँ पे अधिकार थे। सबसे पहले एक बात बताता हूँ, दक्षिण अफ्रीका दुनिया का वो पहला देश था जहाँ पे नस्ली भेदभाव हुए थे, अपार्थाइड हुआ था। तो याद रखना, जो रंग भेद हुआ था सबसे पहले वो साउथ अफ्रीका में हुआ था। जैसे कि आपको पता होगा, नेल्सन मंडेला
जो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं साउथ अफ्रीका के, इन्हें रंग भेद के कारण 28 सालों के लिए 28 ईयर्स के लिए जेल में रखा गया था और उसके बाद ये देश के राष्ट्रपति भी बने। ठीक है। अच्छा, 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति की शपथ लेते हैं और जब वो शपथ लेते हैं उसके बाद क्या होता है कि साउथ अफ्रीका में संविधान लागू होता है। और वो संविधान किस तरह का होता है? देखो, हमारा संविधान क्या है, हमें मौलिक अधिकार देता है, मौलिक कर्तव्य देता है, बहुत सारी तरह तरह की डिफरेंट वैरायटीज़ देता है, अधिकार देता है। बट यहाँ का जो मौलिक अधिकार था और जो संविधान था थोड़ा सा डिफरेंस था। यहाँ के संविधान में किस तरह की घोषणा करी गई थी, जैसे नस्ल, कि यहाँ पे जो नस्ली भेदभाव होता है ना, काला गोरा, उसे मिटाया जाए। लिंग के आधार पे मतलब क्या, जो मेल फीमेल है ना उसके अंदर ज़्यादा भेदभाव ना किया जाए, क्योंकि जेंडर मेल फीमेल बाय नेचर है, दोनों समान है। वैवाहिक स्थिति, जैसे कि आपको पता होगा, ये इंडिया में भी आपने नोटिस किया होगा, जो ब्लैक लोग होते थे या लोअर कास्ट के होते थे उन्हें शादी करने की भी परमिशन नहीं होती थी। अगर वो शादी भी करते हैं तो उन्हें इस तरह से अपनी शादी करनी होती थी जैसे मतलब बहुत होते नहीं है सोसाइटी के बहुत दबे कुचले लोग, वैसे उन्हें अपनी लाइफ को एक्सपेंड करना पड़ता था। जातियों को लेकर जो छोटी जातियाँ होती थी या मूल वंश, रंग, अपंगता, मजहब, इन सारे कारणों के आधार पे ना साउथ अफ्रीका में लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। और आपको पता होगा साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक थे वो बहुत ज़्यादा थे, जो वाइट थे वो बहुत कम थे, यानी गोरे बहुत कम थे, काले बहुत ज़्यादा थे। बट फिर भी उनके साथ भेदभाव होता था इस आधार पे कि तुम काले हो और तुम देखने में ठीक नहीं हो। ठीक है। अब आस्था, संस्कृति, भाषा, जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, ये बात आपको पता है। बट फिर भी लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। मैंने देखो फर्स्ट चैप्टर में आपको एग्जांपल लिया था, आज भी हमारे यहाँ बात करी जाती है कि बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, करते ना हम ऐसी बातें, तो बहुत कॉमन सी बात है, आज भी हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें चलती रहती है। ठीक है। और आपने ट्रक के पीछे देखा होगा लाइनें लिखी होती है। ठीक है। तो हम इसे कुल मिला के कह सकते हैं कि भेदभाव आज भी देखा जाता है। हमें बस इतना याद रखना है, साउथ अफ्रीका दुनिया का पहला देश था जहाँ पे नस्ल के आधार पर भेदभाव किया गया था। संविधान द्वारा नागरिकों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उनमें से कुछ मेन यहाँ पे देख लेते हैं। पहला, गरिमा का अधिकार। देखो, हर किसी को एक अधिकार है अपनी आईडी को सेव करने का, अपनी पहचान को बनाए रखने का। कोई किसी को कभी भी हेट नहीं कर सकता, हेट इन द सेंस अब्यूज़ नहीं कर सकता, गाली नहीं दे सकता या किसी को हर्ट नहीं कर सकता मेंटली और फिजिकली। ये हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। निजी जीवन में एकांतता का अधिकार। देखो समटाइम क्या होता है, जैसे आपके कुछ फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं यार मुझे अकेले रहना है, आप कहते हो नहीं अकेले तो रह ही नहीं सकता, तो वो ठीक है, आप अच्छे फ्रेंड्स हो, आप उसकी मदद कर रहे हो, बट ये आपका राइट है। ठीक है। राइट टू लिव अलोन, आप अकेले रह सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। ये आपका खुद का अधिकार है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे एक्सपेंड करना चाहते हो। ठीक है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुसाइड करने की सोचो, क्योंकि सुसाइड करना इंडिया में पनिशेबल ऑफेंस है। ओके। स्वस्थ वातावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार। ठीक है। तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर देना, एक अच्छा पर्यावरण देना, और ये हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी तीनों में मेंशन है कि हम एक अच्छा वातावरण देंगे, एक अच्छा अधिकार देंगे सबों को। श्रमिकों के प्रति उचित व्यवहार, जैसे कि आपको पता होगा हमारे यहाँ क्या होता है, जो श्रमिक होते हैं उन्हें ढंग से देखा नहीं जाता, मतलब उनकी ज़रूरतों को इग्नोर किया जाता है और उनसे काम तो पूरा लिया जाता है, उसके बदले में सैलरी पूरी नहीं दी जाती, जो एक तरह से गलत है। ठीक है। स्वास्थ्य की देखभाल, जल, भोजन, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। तो ये जो बेसिक नीड्स है ना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, ये मूलभूत आवश्यकता है जो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसी भी देश में वहाँ के लोगों को देना। ये सारी बेसिक नीड्स हैं। इसके अंदर आप एजुकेशन भी डाल सकते हो। ठीक है। बात करते हैं पूर्व आवास का अधिकार। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे अधिकार हैं जिनके बारे में पता भी नहीं होता, जैसे कि आरटीआई भी रिसेंटली हमारे यहाँ 2005 में आया था, हालांकि 1995 में शुरू हो गई थी पहल। ठीक है। डिस्कस करते हैं पहले बालकों के लिए अधिकार। आपको पता है कि हमारे यहाँ अगर कोई भी 14 ईयर्स से कम है या 14 ईयर, तो उसे किसी भी तरह के ऐसे वर्क में नहीं लगाया जा सकता जो वर्क उसके लिए नुकसानदेह है। इवन स्कूल के वर्किंग टाइम में, जो स्कूल का टाइम होता है ना, उस समय उसे कोई वर्क नहीं कराया जाता, ये गैर कानूनी है। तो हमारे यहाँ बालकों के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है। कि बंधुआ मजदूर नहीं करवा सकते, उससे बाल मजदूरी नहीं करवा सकते, बॉन्डेज लेबर नहीं बना सकते, क्योंकि बच्चे तो लालच में ऐसे पटाखों की, आपने देखा होगा, फैक्ट्री में काम पे लग जाते हैं, हलवाई की दुकान पे लालच में काम पे लग जाते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार। तो जैसे कि आपको पता होगा हमारे यहाँ 6 to लेके 14 ईयर्स के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा का अधिकार है। पहले ये 6 ईयर होता था, 6 ईयर का मतलब 6 साल के बच्चे की पूरी तरह से देखरेख सरकार द्वारा की जाती थी। बट 2002 में 86वें संशोधन द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान जोड़ दिया गया। और ये जो राइट टू एजुकेशन है, ये इंडिया के बच्चों के लिए नहीं, अगर कोई ऐसा बच्चा
जो इंडिया में मतलब कोई विदेशी है और इंडिया में आके रह रहा है तो उनके लिए भी एजुकेशन है 6 to 14 ईयर्स के लिए सर्व शिक्षा। उसके बाद के एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ कोई प्रोविज़न नहीं है, हालांकि बहुत से चल रहे हैं बिल्स इसको लेकर पार्लियामेंट में। ओके नेक्स्ट, सांस्कृतिक, मजहबी और भाषाई समुदायों के अधिकार। तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ किसी भी तरह की धार्मिक संस्था को खोला जा सकता है, ठीक है, रन किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा चर्च जो क्रिश्चियन लोगों द्वारा रन किया जाता है, टेम्पल हिंदुओं द्वारा, गुरुद्वारा पंजाबियों द्वारा और मॉस्क्यू मस्जिद मुसलमानों द्वारा। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे यहाँ किसी भी धार्मिक संस्था को खोलने से मना किया जाता है, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करता है, ठीक है। और जो पंथ निरपेक्ष वर्ड है ये हमारे संविधान की मूलभूत संरचना, मूल ढांचे में लिखा हुआ है, तो ये कभी चेंज नहीं होने वाला। ऑलमोस्ट हर समय सबों को बराबर का अधिकार दिया जाएगा। सूचना का अधिकार क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। देखो ये एक ऐसा अधिकार है जिसके माध्यम से आपके आसपास होने वाली चीज़ या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है या आपका राशन क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, आप से रिलेटेड जो भी आप इंक्वायरी करना चाहते हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से वो कर सकते हो। कुछ जगहों पे आप इनका यूज़ नहीं कर सकते, जैसे हमारी आर्मी से रिलेटेड, हमारे प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड। इन केसेस में आप RTI राइट टू एजुकेशन का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। तो हम बात करते हैं जो भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार है वो एक्चुअली 1928 में मोतीलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, उनके द्वारा एक रिपोर्ट पेश करी गई थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने मौलिक अधिकारों की मांग करी थी और ये मौलिक अधिकार आगे चल के हमारे संविधान में शामिल करे गए थे, ठीक है। 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें इन्होंने क्या करा था, जो मौलिक अधिकार थे, अधिकार को आर्थिक नीति और एक विशेष रूप में देखा था। इन्होंने मानता मौलिक अधिकार एक ऐसे अधिकार होते हैं जिससे व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। ओके, मौलिक अधिकारों का अर्थ देख लेते हैं क्या है। जो मौलिक अधिकार होता है वो व्यक्तियों को शक्ति प्रदान करता है, स्वतंत्रता देता है, व्यक्तिगत अधिकार देता है और लोकहित की भावना को जन्म देता है। और ये सारी वो चीज़ें हैं जो किसी भी व्यक्ति के कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। मौलिक अधिकार जो व्यक्तियों को एक तरह की गारंटी देता है, और वो क्या गारंटी है, उनके जीवन जीने का अधिकार, समानता का अधिकार। भारत के संविधान में वर्णित अधिकार इस अर्थ में मौलिक अधिकार हैं कि उनका आश्वासन देश की मौलिक विधि देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे संविधान में बहुत अच्छे से मेंशन है, क्लियरली मेंशन है कि आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ है और इसके अकॉर्डिंग कानून के समक्ष सभी समान है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कानून के समक्ष बड़ा होगा और छोटा होगा, ठीक है। हम इसे रूल ऑफ लॉ कहते हैं। हम में से कोई भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। जो बचे हुए टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के हम आगे वाली वीडियो में कवर करेंगे। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग टीम निशो अकेडमी। Kindly like, share and subscribe your own YouTube channel and hit the bell icon for more upcoming updates. And you can also follow us on Instagram. Thanking you for watching our video.